डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ौदा क्षेत्र के अंदर जो विकास कार्य किए हैं उनका लेखा जोखा देना चाहता हूं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी मांग तो थी, मुख्य विषय से सड़कें खराब होना, गलियां खराब होना, पीने के पानी की समस्या, औद्योगिक क्षेत्र नहीं होना, उच्च शिक्षा के लिए कोई संस्थाएं नहीं थी, ये लोगों ने मांग की थी। और प्राय सभी मांग उनकी जायज़ थी और तुरंत प्रभाव से हरियाणा सरकार ने लगभग उनकी सभी मांगों को पूर्ण करने का काम किया है। चाहे वो जनता कॉलेज बुटाना को यूनिवर्सिटी बनाने का काम हो, चाहे यहाँ 2 महिलाओं के कॉलेज खोलने का काम हो, और औद्योगिक क्षेत्र बनाने का काम हो, आईएमटी का। आप लोग समझ सकते हैं कि दिल्ली के चारों तरफ जो अच्छे शहर हैं, चाहे आप फरीदाबाद की तरफ जाओ, गुड़गांव की तरफ जाओ, सोनीपत की तरफ जाओ, मथुरा मेरठ की तरफ जाओ, जहाँ जहाँ हाईवे अच्छे बने हैं वो इलाका डेवलप हो गया। आज से कोई 30-40 साल पहले गुड़गांव जो है गोहाना से भी कमज़ोर था, एक गांव होता था। मारुति आई, सड़कें हाईवे बने और इंडस्ट्रियल एरिया है, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बन गया है। सौभाग्य से हमारी केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से, हरियाणा सरकार की परसुएशन से हमारे इस क्षेत्र से एक्सप्रेसवे बहुत सारे निकल रहे हैं और निश्चित तौर पे इसका जो परिणाम सुखद होगा, यहाँ पर आईएमटी बन जाएगी, दिल्ली से आने जाने का रास्ता घंटे से कम का रह जाएगा। दिल्ली के लोग जो उद्योगपति हैं वो अपने कारखाने लगाएंगे और यहाँ लोकल जो है छोटे छोटे एंसिलरी यूनिट, हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो भी लगाएंगे, रोज़गार के साधन उपलब्ध होंगे। और मुझे लगता है गोहाना और बड़ौदा क्षेत्र का भविष्य उज्जवल लगता है। ये ज़रूर है कि पिछली सरकारों में ये इलाका उपेक्षित रहा। यहाँ के भाईचारे के नाम के, पड़ोस के नाम के, जातिवाद के नाम से, इलाकावाद के नाम से, जो भी कहो, लोग वोट तो लेते रहे, लेकिन इस इलाके के अंदर यहाँ का अपना विधायक चुनने की आज़ादी भी नहीं दी। आज़ादी क्या कहें कि विधायक भी दूसरे क्षेत्र का चुनते थे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि ये धान का क्षेत्र है, हैफेड द्वारा मुंडलाना में 14 करोड़ की लागत से एक राइस मिल स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। पहले 1121 धान नहीं खरीदी जाती थी मंडियों में, वो खरीद शुरू हो गई है। बड़ौदा में बाजरा की मंडियां बढ़ाई हमने। एक यहाँ पहली बार देखा कि जो खेतों के अंदर तो जल भराव की समस्या है, गांव में पीने के पानी की समस्या है। मतलब जल जहाँ नहीं चाहिए वहाँ खूब है और जहाँ चाहिए वहाँ नहीं है। इसकी तरफ भी लोगों की मांग आई और इसके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है कि खेतों का जल भराव नहीं होने देंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी लक्ष्य है कि भाई हर घर नल का जल दिया जाएगा। तो उस योजना के तहत लगभग जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा थोड़े से टाइम में 137 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत करके टेंडर होके काम शुरू होने की श्रृंखला शुरू हो गई है। इसमें मुख्य रूप से 6 नए वाटर वर्क्स तो बड़े बड़े हैं, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए के, छिजराना में, बड़ौदा में, निजामपुर में, राणाखेड़ी में, बातन में, सिकंदरपुर माजरा, रामगढ़ व मारा। तो उसके बाद लगभग
हर घर में पीने का पानी जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है उस मात्रा में नल का पानी मिलेगा, स्वच्छ पानी मिलेगा और ये सारे काम स्वीकृत होके टेंडर करके और ठेकेदार लगा के जब आपके बारे में हम सूचना दे रहे हैं। पंचायत की शिकायत थी, हुड्डा साहब क्लेम करते हैं कि मेरा अपना इलाका मेरा क्षेत्र है, गलियां टूटी हुई थी, नालियां खराब थी और हमारा विधायक ना होने की वजह से पिछली योजना में भी हमारे तक यहाँ के जो भी विधायक दिवंगत विधायक थे वो आवाज़ नहीं पहुँचा पाए। अब जो 65 करोड़ रुपए के काम पंचायतों में शुरू होने के लिए पैसे डाल दिए हैं, जो एक कल्याणकारी कदम है। मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें 10 नई सड़कों के लिए 12 करोड़ रुपए के काम मैंने शुरू कराए हैं, टेंडर करवा के उनकी लिस्ट आपको दे दी जाएगी। 13 करोड़ रुपए की राशि से 27 सड़कों की मुरम्मत के काम 85 किलोमीटर के मार्केटिंग बोर्ड से रिपेयर के काम हो चुके हैं। ज़्यादा सड़कें पीडब्ल्यूडी की है यहाँ, उसके लिए भी 45 सड़कों में 41 करोड़ रुपए के टेंडर होके ठेकेदार द्वारा काम शुरू होने की स्टेज में हम पहुंच गए हैं। 238 करोड़ रुपए की लागत से गोहाना रोहतक रोड पर मारा से जींद रोड पर खतराई के पास से गोहाना बाईपास का निर्माण की मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दे दी है। इससे शहर का विकास होगा, अंदरूनी ट्रैफिक नहीं होगा और एक विकास की एक श्रृंखला नई शुरू होगी। 899 करोड़ रुपए की लागत से गोहाना से जींद तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। ये पैसा मंजूर हो चुका है, नेशनल हाईवे बना रही है। दिल्ली से अमृतसर कटरा वाला हाईवे आपके क्षेत्र से निकलता है, ये इस क्षेत्र के विकास की जीवन रेखा होगी। दुनिया के अंदर मैंने कहीं पढ़ा है कि किसी क्षेत्र को आगे बढ़ाना है तो वहाँ मूलभूत सुविधाएं दो, इंफ्रास्ट्रक्चर दो, बिजली दो, सड़कें दो, पानी दो, बाकी काम जो है वहाँ के निवासी अपने आप कर लेते हैं। और यूरोप अमेरिका डेवलप क्यों है? कोई वहाँ के आदमी कोई हमारे से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अटल जी ने शुरू किया था काम और सबसे ज़्यादा जो सड़कों का काम हुआ है, चाहे वो ग्रामीण सड़कें हों, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हों, और हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं गडकरी जी, वो तो जाने इस चीज़ के लिए जाते हैं कि सड़कें बनाने के लिए। बड़ौदा और भैंसवाल में जैसे पहले बता चुका मैं, 2 नए महिला कॉलेज खोले गए जिनका पुरानी बिल्डिंग में करके दाखिला लेके क्लास भी शुरू करवा दी। 18 करोड़ रुपए की राशि से सिंचाई विभाग द्वारा जो ड्रेन पे और पे गांव में दिक्कत बहुत थी, अपने यहाँ ड्रेन निकलती है, इस गांव किसी के खेत इधर हैं, किसी के इधर हैं, और लोगों को अपने खेत तक या दूसरी जगह जाने के लिए 5-5, 4-4 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था। तो ये पुलों का काम किया। पंप हाउस की निर्माण, माइनर के निर्माण के लिए जुआरा माइनर की मंजूरी दे दी। एक 1L बड़ौदा माइनर का पुनर्निर्माण की मंजूरी दे दी। और दूसरी बात ये बताते हैं, पिछले दिनों 2 महीने से जहाँ भी हम जाते थे, हमारे बच्चे बच्चियाँ पीटीआई के जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से हटे थे, कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको भी सहानुभूतिपूर्वक एडजस्ट करने का आश्वासन दिया है। और हमारी सरकार की खासियत ये है, 6 साल होने को हैं, हमारी लगाई हुई नौकरी एक भी नहीं हटी। कोई एडवर्स किसी कोर्ट से कोई केस फैसला नहीं आया और मानवता के आधार पर, हालांकि न्यायालय ने बहुत सारी नौकरियां हटाई पिछली सरकार की, चाहे पीटीआई हो, चाहे और दूसरी तरह की नौकरियां हो, चाहे जेबीटी के जो लगे हुए थे, हमने कोई नौकरी किसी कर्मचारी भाई को हटने का
आदेश नहीं दिया, बल्कि जो रास्ता निकाला है, ये पहली सरकार है जिसने पुरानी सरकारों के गलत भर्ती करके कुछ बच्चे न्यायालय के आदेश से हट भी गए थे, उनको भी एडजस्ट करने की हमने कोशिश की है। यहाँ इसी इलाके के अंदर जो मोदी जी की स्कीम है कि गरीब आदमी जिसके पास ज़मीन नहीं है, पशुपालन करता है, भेड़ पालन करता है, बकरी पालन करता है, पशुधन क्रेडिट कार्ड बने हुए हैं, बगैर ज़मीन को गिरवी रखे, बगैर घर को गिरवी रखे, 1,60,000 रुपये तक की पूंजी। गरीब आदमी का क्या दिक्कत है? गरीब आदमी को मारता है ब्याज। अचानक कोई बीमार हो जाए, कोई शादी ब्याह आ जाए, किसी साहूकार से पैसा लेना पड़े, सारी उम्र उससे कर्जा मुक्ति नहीं हो पाती। तो 4% ब्याज पे पशुधन क्रेडिट कार्ड हमने पिछले एक थोड़े से वक्त के अंदर 2800 कार्ड बड़ौदा हल्के के बन चुके हैं, आप देख लो। उससे बहुत सारे परिवारों को, गरीब परिवार जो हैं, और हमारा टारगेट ये चल रहा था, बीच में कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, इलेक्शन के बाद भी हमारा टारगेट ये है कि बड़ौदा के 10,000 परिवारों को जिनके पास ज़मीन नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, जिनको बैंक घुसने नहीं देता, उनको हम बैंकों से 1,60,000 रुपये तक का पूंजी 4% ब्याज पर दिलवाएंगे। केसीसी कार्ड बनाने की बात है, हरियाणा के अंदर जितने किसान हैं उससे लगभग 1.5 केसीसी कार्ड बने हुए, एक एक घर में 2-2 बना रखे, 3-3 लाख रुपए तक की पूंजी 4% ब्याज पे मिलते हैं। और जो कोऑपरेटिव बैंक से कार्ड बनवाते हैं, जो हरियाणा सरकार के अधीन में आते हैं, उसका अगर वो ठीक टाइम पे पेमेंट दे देता है, 7% ब्याज लगता है बैंक का, 3% जो है सब्सिडी देती है भारत सरकार। हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि कोऑपरेटिव बैंक के अगर वो डिफ़ॉल्टर नहीं होते तो 4% ब्याज हरियाणा के बजट से देंगे। छोटे किसान के लिए पूंजी उपलब्ध होगी ब्याज मुक्त। और किसान की हालत सुधारने का तरीका भी यही है कि किसान को साहूकार के चंगुल से निकाला जाए, और उसका तरीका ये है कि उसको पूंजी आसानी से उपलब्ध हो, कम ब्याज पे उपलब्ध हो। तो ये नीति किसी ने बनाई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, हमारी सरकार ने बनाई है। हमने इस योजना के अंदर 2 बार मंडियां चली हैं। एक बार गेहूं और सरसों की परचेज हुई। हमारे व्यापारी भाइयों को भ्रांति थी कि भाई मंडियों में परचेज नहीं होगी, एमएसपी नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, मैं खुद सब बोल चुके हैं, हरियाणा की मंडियां हैं, देश की मंडियां हैं, थी और आगे भी रहेंगी। एमएसपी देने का काम सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। रिकॉर्ड की बात है, कांग्रेस ने जो एमएसपी दी थी, परचेज की थी, उससे दुगनी तिगनी परचेज हमारी सरकार ने की है। और कांग्रेस एक बात कहती है, जो आंदोलन कर रखा है किसान के नाम से हैं कांग्रेसी, कि भी एमएसपी का कानून बना दो। मैं कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, एमएसपी का कानून है बाजरे और मूंग की खरीद का, हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है। आप राहुल जी अपना ट्रैक्टर लेके चलो किसी मंडी में राजस्थान में, किसानों की दुर्दशा हो रही है वहाँ, 1200-1400 रुपये में बाजरे का खरीदार नहीं है। या आप हरियाणा के किसी मंडी में आ जाओ, 2150 रुपये में सीधी पेमेंट करके हरियाणा के किसान का बाजरा खरीदा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आप देखो। ये एक परंपरा है। राहुल जी इस देश की सभ्यता में नहीं पले पड़े, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहे हैं, उनका कसूर नहीं है, घर तक उनको सीमित कर दिया गया, देश को जानते समझते नहीं है। विदेशों में ज़रूर ज़्यादा ज्ञान है। तो हर 4-6 महीने के बाद वो कहीं ना कहीं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी उनको कभी बिहार की तरफ ले जाती है, कभी यूपी की तरफ ले जाती है, कभी पंजाब की तरफ, कभी हरियाणा की तरफ, फ़ोटो सेशन करने के लिए। और यही मैं देख रहा था कल का,
जो उनका कार्यक्रम था कि बहुत बढ़िया क्वालिटी का ट्रैक्टर जिसमें स्प्रिंग भी अच्छे अच्छे लगवाए होंगे विदेश से मंगवा के, जिसके अंदर उनको कोई झटका ना लग जाए। ट्रैक्टर पे मैंने आज तक सोफ़ा लगे नहीं देखा, बढ़िया क्वालिटी का सोफ़ा। और उनका ये सारा परपंच जो था, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की फूट है, डूबती हुई कांग्रेस हरियाणा में है, उसको फोटो सेशन के द्वारा कभी तो स्टीयरिंग पे शैलजा जी को बैठा दें, कभी स्टीयरिंग पे रणदीप जी को बैठा दें। हुड्डा जी को भी दिक्कत होगी, भाग के वो भी कहे मुझे भी स्टीयरिंग दे दो 2 मिनट के लिए। सब नेताओं को स्टीयरिंग पकड़ने का मौका दिया। लेकिन बड़ौदा के लोगों को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आप जो समझते हो, जिस सौदर की आप उम्मीद करते हो, आपसे गाड़ी तैयार करवा देंगे, पेट्रोल की टंकी भरवा लेंगे, गाड़ी को चमकवा के हुड्डा से कपड़े कुपड़े मरवा के स्टीयरिंग सुरजेवाला के हाथ में जाएगा। ये आज लिख लेना, आपका जो भ्रम है ये निकल जाएगा। आप गलत रास्ते पे हो। जो आप सोचते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी विचारधारा रखिए, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी स्टीयरिंग जिस तरह से भजनलाल से छीन के हुड्डा को दिया था, इसी तरह से स्टीयरिंग उनसे छीन के सुरजेवाला जी को संभालने का फैसला कर चुके हैं। बाकी हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है और पुरानी सरकारों की सबसे बड़ी बुराई थी। आप सब पत्रकारों से मैं एक चीज़ मानता हूँ, पिछले 10-15 साल से, 15-20 साल से हरियाणा का सबसे बड़ा उद्योग क्या था? कोई भाई बताएगा? कोई आप ज्ञानी आदमी हो, विद्वान हो? हरियाणा का सबसे बड़ा उद्योग कांग्रेस की सरकार में मैं बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा उद्योग था नौकरियों में भर्ती और तबादला। जितनी टर्नओवर इस उद्योग की थी, इतनी टर्नओवर पूरे देश के किसी बड़े बड़े कारखाने की नहीं थी। बदलियों के चक्कर, नेताओं के सफ़ेद कपड़े पहनने वाले गाड़ियों में बैठाते थे, रात घूमते फिरते रहते थे, रात का दिन का उसका नमकीन खाने का प्रबंध होता था, पता आपको भी है। हमने सबसे अच्छा काम किया है, भ्रष्टाचार की जड़ में प्रहार किया है। आज नौकरियां पारदर्शी तरीके से लगी हैं और हुड्डा साहब से ज़्यादा नौकरियां 10 साल के शासन से 700 से ज़्यादा नौकरी हमारे पास कहोगे तो लिस्ट दे देंगे। 700 से ज़्यादा, 700 750 नौकरियां बड़ौदा हलके के लड़कों ने अपनी मेहनत से पाई है। हमने कोई फेवर नहीं किया, लेकिन जो डिजर्विंग है, जो मेरिट में है, जिसका हक बनता था, उसको नौकरी दी है। पहले वाले क्या होता था, गरीब का बच्चा मेरिट वाला, फर्स्ट डिवीज़न वाला, उसकी नौकरी को छीन के कोई प्रभावशाली आदमी, कोई वोटों का ठेकेदार, कोई पैसों का मालिक उसकी नौकरी को छीन ले जाता था। हमारी सरकार ने कोई सबसे अच्छा काम किया है जन कल्याण के लिए, वो ये काम किया है कि जिसका हक है, जो लायक है, उसी को देने का काम किया है। और ऑनलाइन ट्रांसफ़र, सारे हमारे अध्यापक वर्ग सारा दिन नेताओं के पीछे घूमते रहते थे कि मेरी बदली ना हो जाए, मेरी ट्रांसफ़र ना हो जाए। ये एक क्लिक से सबकी ट्रांसफ़र हो जाती है। आपको अच्छी तरह मालूम है, ये जो 135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी आज पतन की तरफ है, उसका नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथों में है जिनके कृत्यों से यकीन मजबूत होता है कि भाई ये पुरानी यथास्थिति में विश्वास रखती है। उदाहरण के लिए, देश के लिए जो मोदी जी ने राज्यसभा में मजबूत स्थिति होते ही बहुमत, पूर्ण बहुमत नहीं आया था हमारा, लेकिन एक दिन का इंतजार किए हुए बगैर जो अच्छे काम किए। कांग्रेस कहती थी, राहुल बाबा बोलते थे कि धारा 370-35 से कश्मीर से हटा दी तो खून की नदियां बह जाएंगी। उनके नेता गुलाम नबी आज़ाद,
या और दूसरे नेता, 1 साल हो गया, धारा खत्म हो गई, खून की नदियाँ, मुझे तो वहाँ तो रावी व्यास का पानी बह रहा है, सतलुज का पानी बह रहा है, कहीं खून की बदली नहीं। आतंकवादी घटनाएं पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है, लेकिन पहले से कम है। पत्थरबाजी, हमारे सैनिकों पे पत्थर मारा जाता था, हाथ बंधे होते थे, गोली चलाने का हुक्म नहीं होता था। और ये सैनिक कौन थे? हर 10वां सैनिक हरियाणा का है। हमारे माँ बाप बूढ़े जिनके सेना कश्मीर और राफेल जैसा एक योद्धा लेके आए, जिससे आज पाकिस्तान भी डरता है, चीन भी डरता है। कानून सीएए का लेके आए, जो हमारे दूसरे देशों में हिंदू भाई थे उनको नागरिकता देने का था। कांग्रेस ने तुरंत इसको एजेंडे को पकड़ा कि ये नागरिकता छीनने का कानून है। जिस तरह आप ये मंडियां तोड़ने की बात करते हैं, एमएसपी खत्म करने की बात करते हैं, इसी तरह से यही कानून पे लगातार 6 महीने तक कांग्रेस के फंड से, कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में धरना रहा, देश को जलाने की कोशिश की, देश में दंगे करने की कोशिश की। हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता, उनसे पूछा जाए कि राहुल जी चीनिया जो एम्बेसडर हैं उनसे एग्रीमेंट क्यों करते हैं? चीन के सरकार है, उससे फंड चंदा क्यों लेते हैं? उनको नहीं लेना चाहिए। चीन हमारा मित्र देश नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें हमें WTO के से बाध्यता के हमें कारोबार करना पड़ता है, लेकिन इस देश का नागरिक, इस देश का नौजवान आज हर चीज़ को समझता है कि चीन का चंदा कोई पार्टी लेगी तो वो, हमारे हरियाणा में कहावत है, जिसकी खाओ बाकली उसके गाओ गीत। चीन ये नहीं कह रहा कि पिछले 3-4 महीने में हमने कोई ज़मीन हड़प ली है। चीन राहुल गांधी से बुलवा रहा है कि हमारी ज़मीन चीन ने हड़प ली। चीन ने किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, किसी फोरम पर, कहीं से आपस में बैठ के कभी नहीं कहा कि उन्हें हड़पी है। चीन ने ज़मीन हड़पी तो है। राहुल बाबा, जो आपके खानदान के बड़े नेता थे, नेहरू जी के टाइम थे, सारा सियाचिन, अक्साई चीन उस टाइम हड़पा था। सारी तिब्बत को चीन खा गया। और हमें जिंदगी में कभी पराजित होना पड़ा। आज़ादी के बाद तो 1962 की लड़ाई में नेहरू जी की गलत नीतियों की वजह से पराजित होना पड़ा। हमारा देश विकास नहीं कर पाया तो उनकी नीतियों की वजह से नहीं कर पाया। उन्होंने कंट्रोल रखा इस देश को। मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेसी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का, जिन्होंने हिम्मत दिखाई। पहला एक आदमी था जो गैर नेहरू परिवार से, खानदान से, गांधी परिवार से बाहर का था, उसने ओपन किया। वरना इनकी कोशिश ये थी कि हम सब बंधक मजदूर रहें। ना यहाँ ट्रैक्टर बनने देते थे, ना स्कूटर मोटरसाइकिल कोटा होता था, मोबाइल फ़ोन का तो नाम ही नहीं था। गैस के कनेक्शन पे MP की सिफारिश चलती थी। सीमेंट यहीं का पत्थर, यहीं का रोड को पीस के, रोड़ा पत्थर पीस के सीमेंट की आज बहुतायत है। मुझे याद है सीमेंट भी विदेशों से इंपोर्ट होता था। क्यों करते थे? उनसे कोई पूछे, आप बुद्धिमान विद्वान लोग हैं, उससे देश का क्या लाभ होता था? हमारे पास चक्की नहीं थी? सीमेंट के कारखाने सिर्फ चक्की है, चूना यहीं का है, कंकर यहीं की है, पत्थर यहीं का है, उसको पीस के पत्थर ये सीमेंट क्यों नहीं बना सकते थे? क्यों कि जब तक इनकी जेब में मोटा माल नहीं जाता था, वो कांग्रेस की सरकार वाले किसी को बनाने नहीं देते थे, कोटा परमिट देते थे, देश को बंधक बना रखा था। और उसी मानसिकता में आज कांग्रेस जीती है। उसको ये नहीं पता कि आज का नौजवान 21वीं सदी का नौजवान है, उसको आज ये भी पता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, सिंगापुर में क्या हो रहा है, रसिया में क्या हो रहा है। आज पुरानी नीतियों से आप लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते। आप ये झूठ के ऊपर कोई आंदोलन नहीं चला सकते। आज का नौजवान, आज ये करोड़ों करोड़ों नौजवानों की, बेरोजगारों की आपने फौज खड़ी करी है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप जवाब दीजिए। सत्ता में आप थे, आपने क्या कार्रवाई की? आपने कौन से रोजगार उपलब्ध किए? आपने कौन सी शिक्षा नीति बदली? माँ बाप ने अपने पेट काट के अपने 10 साल, 15 साल, 20 साल तक अपने बच्चों को जो उच्चतम शिक्षा दिलवाई,
उसके बाद वो 5-5, 7-7 हज़ार की नौकरी के लिए धक्के खाते फिरते हैं। इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो पुरानी शासन व्यवस्था है, और इस 80-90% कांग्रेस का शासन रहा है। मैं जवाब चाहता हूँ, आज किसानों की हालत कांग्रेस एक बताए, क्या आज का किसान समृद्ध है? क्या उन्नत हो गया है? क्या खाता पीता हो गया है? या तो वो हाँ कहे, अगर नहीं तो ये भी बताए कि इसका जिम्मेवार कौन है। 70 साल के अंदर 80% वक्त, और उसमें से भी 80% वक्त शासन किसका रहा है? एक परिवार का शासन रहा है। इस देश को बंधक बना रखा था उन्होंने। और आज जब मोदी जी ने नए नए कानून लाके कोशिश करते हैं, और उनको पता है कांग्रेस वालों को कि मोदी जी ने जिस तरह से धारा 370-35A का समाधान किया, मोदी जी ने जिस तरह से CAA का समाधान किया, मोदी जी ने जिस तरह से सेना को मजबूत किया, मोदी जी ने जिस तरह से राम मंदिर निर्माण का संकल्प पूरा किया, उसी तरह से मोदी जी किसानों की आमदनी बढ़ाने का वायदा जो किसानों से किया है, पहले दिन से उसमें एक एक कदम करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उसी का परिणाम ये है कि फैसले लेने में मोदी जी कभी डरते नहीं। आज जो ये फैसले लिए गए हैं, 100% किसान हितैषी है। आप लोग सभी शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। हमने कहा है कि मंडियां हैं, मंडियां थी, मंडियां और अच्छी चलेगी। MSP पे मैंने पहले बताया कि कांग्रेस जाके देखे कि बाजरे की परचेज MSP पे कानून होने के बाद राजस्थान में क्यों नहीं हो रहा है। चुनाव पे आ जाएंगे, आपको सवाल का मौका मिलेगा। मुझे अपनी बात कहने का वो है। चलो, मैं पर्सन नहीं, मैं एक चीज़ पूछता हूँ। आज जो किसानों का आंदोलन है, किसान खेत में व्यस्त है, किसान को 1000 रुपये में मजदूर नहीं मिल रहा है। किसान, मैं खुद किसान हूँ। कपास चुगने का रेट हमारे क्षेत्र में 10-12 रुपये किलो चल रहा है। बाजरा बोने काटने का टाइम है, सरसों गेहूँ बोने का टाइम है। किसानों को के नाम से कांग्रेसी आंदोलन क्यों कर रहे हैं, ये एक सोचने का मुद्दा है। इतनी सी बात कह के अब मैं आपको जो भी पूछने के लिए आपको एक 1 by 1 आप जी सुनील जी, एक सब चीज़ों का जवाब दूंगा। आप पूछे, अगर सारे बोलोगे तो कोई नहीं। एक चीज़ दो। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।